आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सोचा कि चलो हॉबिट आज निपटा देते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो ऐसे सीन्स निपटा रहा था, कई बार देखे। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा फ्री, आज किताब नहीं पढ़ते हैं, आज हॉबिट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आधा घंटा 45 मिनट में कुछ सीन्स देख लूँ। तब एकदम से खबर आ गई कि यमन से बैलिस्टिक मिसाइल आई है। कहाँ पे? सीधा इजराइल पे। हर जगह सायरन बज रहे हैं। तो आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। हूतीस कितने पावरफुल हैं, कितने ताकतवर है, वो भी आपको बताऊंगा। सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि हमारा शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, तो याद रखिए कि अब फिर प्रोबेबली लास्ट डे है। 280 रुपए का ये कोर्स है, इसको जरूर अवेल करें। आमतौर पे इन चीज़ों के लिए जो पर्सनल ब्रांडिंग है, क्या स्ट्रैटेजीज है बड़ी बड़ी पर्सनालिटी की, इन सब चीज़ों के लिए 1-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। ज़्यादा ही प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी लेके आए थे ताकि पर्सनल ब्रांडिंग हो सके, लेकिन हम सिर्फ 280 रुपये में लाए हैं आपके लिए। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे कि कैसे आप सबसे अट्रैक्टिव बने। तो ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किए, एक के बाद एक बम बरस गए हैं। बता दूं कि ये वॉर अब ग्लोबल हो चुकी है। हिजबुल्ला मारेगा ही मारेगा। हसन नसरल्ला को खत्म कर दिया। यहां पे मैंने लेक्चर लिया था दोपहर में, बुरी हालत कर दी है, खत्म करके अब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है। हूतीज ने कल भी हमला किया और आज भी एक बैलिस्टिक मिसाइल मारी है, यानी कि 110%, 2 नहीं अब 3 फ्रंट वॉर है ये, ठीक है। इधर हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला को तो मारेगा, वो सारे जखीरे खत्म करेगा। अब तो या तो करो या मरो। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने, मैंने वो लेक्चर लिया, अभी आपने देखा कि मैप दिखाया, एक तरफ भारत है, एक तरफ बाकी, एक तरफ ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड कंट्रीज में कौन, ब्लेसिंग्स कौन है इजराइल के लिए? सऊदी अरब, इंडिया, इजिप्ट, सूडान, है ना। भारत को वरदान बताया है। और कर्स्ड में फिलिस्तीन है ये नहीं, सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान, फिलिस्तीन है ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि फिलिस्तीन को साफ कर देगा इजराइल। ये मान के चलिए, कोई गाजा तो गया ही गया, वेस्ट बैंक भी गया। कहां जाके रुकेगा, कितने लोग मरेंगे? अमेरिका बहुत खुश है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताता हूं कि ये सब शुरू कहां से हुआ, तब आपको पता चलेगा कि अमेरिका इसमें सबसे बड़ा विलन है। हूतीज जो है उसका स्लोगन क्या है, ठीक है। ये भी आतंकी संगठन है। अगर आप देखो तो कोई दूध के धुले तो है नहीं, मारते हैं, लोग मरते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने 1500 लोगों को मारा। क्या सब ये इंसानियत के नाम पे दब्बा है ना। लेकिन अब वही है, क्या है? डेथ टू यूएस, डेथ टू इजराइल, कर्स अपॉन ज्यूस, विक्ट्री टू इस्लाम, और सबसे ऊपर गॉड इज ग्रेट। दिस इज द स्लोगन ऑफ हूतीस। हूतीस कौन? शिया है ये बेसिकली, ठीक है। यमन, ये जो देश आपको दिख रहा है ना, यमन, ये है यमन, है ना। तो यहां पे हूतीस ऑपरेट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ईरान ने यहां पे, एक तो यहां और एक यहां पे, तो ये पूरा का पूरा, इसको गल्फ ऑफ एडन बोला जाता है। एडन एक शहर है यमन का, तो इसको गल्फ ऑफ एडन, पूरा ट्रेड यहां से होता है। ये पूरा एरिया जो है वो इजराइल को चाहिए। इजराइल को ये पूरा एरिया इसलिए चाहिए क्योंकि ट्रेड कंट्रोल हो सके। तो इसीलिए इजराइल गाजा पे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यहां पे ट्रेड सुएज कैनाल पे निर्भर है, यहां हूतीज है, ऊपर हिजबुल्ला है। इन दोनों को खत्म करके, इधर सदर्न लेबनान में भी इजराइल काफी समय तक था, 1982 से लेकर 2000 तक, इसीलिए वो पूरा ले लेगा। अब इजराइल के पास बहुत बढ़िया मौका है, मारेगा, पीटेगा, ले लेगा, ठीक है। एक नया बढ़िया सा रूट निकाल देगा वो, है ना। और यहां जो है ये है गल्फ ऑफ एडन। तो यमन में क्या है ना, यहां ये वाला जो एरिया है, यहां पे जायदी शिया, ये एक माइनॉरिटी शिया ग्रुप है, बट यहां एक्टिव था बहुत समय से, पिछले 1200-1300 साल से यहां पे एक्टिव है ये लोग, ठीक है, जब से इस्लाम की स्थापना की उसके बाद से। तो अब हम ये देखते हैं कि ये लोग यहां पे एक्टिव तो है, बट इनका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कंट्रोल आया, इनका प्रॉपर कंट्रोल 2000 के बाद आया। हुआ क्या? अली साले, ठीक है, लीडर, 1978 से बहुत समय तक ये जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं, ये टूटे 2011 से, 2011 से। अब क्या हुआ 2011 में? 2011 में हुआ ये कि एक सब्जी वाला, जिसको अथॉरिटीज बहुत ज्यादा परेशान करती थी, दोपहर 11:30 बजे उसने अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा ली। तुनीशिया में ही हुआ।
रातों रात ये चिंगारी थी, आंख भड़क गई, सब वैसे ही परेशान थे। रातों रात पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गया ये रेवोल्यूशन। आप समझ रहे हो, ये क्रांति आ गई एक तरीके से, जिसको अरब स्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, और अब क्या हुआ, ये तुनिशिया में रेवोल्यूशन आ गया। इजिप्ट में भाई बेन अली पिछले 30 सालों से बेन अली था, उसको इस्तीफा देना पड़ा 1989 से। उसकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, अरब स्प्रिंग पे भी लेक्चर लिया है। फिर यहां पे होस्नी मुबारक इजिप्ट गया, सरकार गिरी। बाद में खैर मिलिट्री का कंट्रोल, तो एक फसाद नकाब वाली सरकार बन गई कि डेमोक्रेसी खाली नाम की, है ना। सऊदी अरब गया लेकिन बच गया क्योंकि यहां पे मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया, वरना सऊदी अरब भी, क्योंकि ये कभी भी देखिए दो चीजें कभी नहीं चाहेंगे, ये डेमोक्रेसी और एक ताकतवर फौज। कभी भी यहां पे ताकतवर फौज नहीं है। तभी तो हुतीज ने, हिजबुल्लाह ने फायदा उठाया, क्योंकि इनको पता है जिस दिन ये फौज ताकतवर होगी तो हमको मार देगी, और अगर जनता को बहुत ज्यादा राइट्स दे देंगे तो भी हमको उखाड़ के फेंक देगी। इसीलिए सऊदी अरब यूएई जनता के लिए ही जीती है। वो अरब में जब आप पैदा होते हो तो पैदा होते ही यूएई में करोड़पति हो गए, वहां की सिटीजनशिप ऐसा है कुछ। ठीक है, एनीवे, तो उसके बाद इजिप्ट, सीरिया बर्बादी में चला गया। ठीक है ना, सीरिया में सिविल वॉर हो गई, इराक में सिविल वॉर हो गई, राइट। तो कुछ देशों में तो रातों रात रेवोल्यूशन आ गया और कुछ देश बर्बाद हो गए। यमन का क्या हुआ, यमन में भी सिविल वॉर हो गई। ठीक है, यहां पे अली साले, एक्चुअली हुआ क्या, प्रॉब्लम यहां बहुत ज्यादा हो गई। हुतीज धीमे 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 कंट्रोल लेने लगे 1990s में। वैसे तो हुतीज जो है, हुती एक ट्राइब है, ठीक है ना, और मैंने क्या बताया, जायदी शिया है ये, लेकिन धीमे 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 कंट्रोल लेने लगे 1990s के बाद। ईरान ने मस्त यमन को सपोर्ट किया, शिया है एक तो, इधर हिजबुल्लाह ने इनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो पहले तो ये एज अ यमन में ही कंट्रोल चाहते थे, लेकिन वो इतना पाना आसान था नहीं। फिर क्या होता है, अरब स्प्रिंग के बाद चीजें एकदम से बदल जाती हैं। अरब स्प्रिंग में यहां पे अली साले जो है वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो आगे लीडर बने, और वहां का जो अमार मेन मिलिट्री लीडर है वो इस पर सहमत नहीं होता, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, अमार और साले दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। अब क्या होता है, अरब स्प्रिंग होता है, जो साले हैं वो कहते हैं कि भैया हम तो नहीं हटेंगे, मेरा बेटा लीडर बनेगा। अमार बोलते हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम लीडर बहुत टाइम से हो, इसमें अब कोई लीडर नहीं बनेगा। हुतीज इसका फायदा उठाते हैं। हुतीज क्या करते हैं, अमार हुतीज से मिल जाते हैं, कहते हैं मेरी मदद करो, साले को हटाएंगे। तो उसके बाद सऊदी जो है, सऊदी अरब जो है वो भी इसमें आ जाता है, साले को इस्तीफा देना पड़ता है। अब यहां पे मंसूर हादी आ जाते हैं। मंसूर हादी जब आते हैं, अमार ऑलरेडी है, वो मिलिट्री का लीडर है। मंसूर हादी जो है वो स्टेबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि तब हुतीस ताकतवर होने लगते हैं। और यहां पे मंसूर हादी सऊदी को बुला लेते हैं कि भैया सऊदी हमारी मदद करिए, हमको यहां पे स्टेबिलिटी लानी है, पूरा कंट्रोल लाना है। अमार जो है हुतीस के साथ, तो हुतीस क्या करते हैं, सना कैपिटल पे कब्जा कर लेते हैं ईरान के सपोर्ट से, और यहां पे यमन की कैपिटल सना है। इतना ताकतवर हो जाते हैं हुतीस, फिर खेल खत्म। मंसूर हादी रातों रात उनको इस्तीफा भागना पड़ता है, ठीक है ना। हुतीस कहते हैं कि हमारी सरकार यहां पे आएगी, हम ही यहां पे सरकार चुनेंगे, हम ही जो प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट होगा वो हमारा होगा, बस। अब ये समझ लो, इतने ताकतवर हो जाते हैं। तो 2015 में फिर दिमाग खराब सऊदी का हो जाता है। फिर सऊदी प्लस अमेरिका प्लस यूके, जॉर्डन, यूएस, फ्रांस, 10 देश जो है वेस्टर्न डोमिनेटेड, वो हमला करते हैं। इधर ईरान जो है, काफी हद तक रशिया भी, हिजबुल्लाह, ये सब हुतीस को सपोर्ट करते हैं। 2015 से लेकर अभी तक यमन में एक सिविल वॉर इसी तरीके से चालू है। ज्यादातर कंट्रोल हुतीस का है यहां पे, आप समझ रहे हो। अभी भी ये वॉर खत्म नहीं हुई है और लाखों लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल। वो तो चलो इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, लेकिन यहां पे जो सऊदी अमेरिका बॉम्बिंग कर रहा है उससे कितने लोग यमन में मरे हैं वो भी हमको देखना चाहिए। ये हालात है इस समय। तो हुतीस इतना ज्यादा ताकतवर है, पिछले साल यहां पे बम बरसा दिए थे। इस एरिया को अगर मान लीजिए हुतीस ने ब्लॉक कर दिया तो गए। अमेरिका क्यों विलन है? अमेरिका ने $20 बिलियन के हथियार बेचे। अमेरिका तो यही करता है ना, तुम भी लड़ो तुम भी लड़ो। अमेरिका 5 कंपनी जो है वहां की सबसे बड़ी जो हथियारों की कंपनी है, पिछले साल मतलब जब इलेक्शन हुए $1.2 बिलियन दिए उन्होंने रिपब्लिकन को और $1.8 बिलियन दी डेमोक्रेट्स को। हथियार की कंपनी है ये, और हथियार सबको चाहिए। तो इसीलिए ये कंपनी अमेरिका को चला रही है, अमेरिका को पैसे दे रही है, और अमेरिका से एक ही चीज बोलती है उनकी सरकार से, वॉर रुकनी नहीं चाहिए। तो पूरी दुनिया में युद्ध है, युद्ध होगा तभी तो हथियार बिकेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो भाई यहां पे हथियार यमन खूब, हुतीस कहो, हुतीस खुद खरीद रहे डायरेक्ट इनडायरेक्टली यहां से हथियार, और सऊदी तो खरीद ही रहे, सऊदी भर भर के खरीद रहे, यमन की सरकार भर भर के खरीद रही है। तो अमेरिका बहुत खुश होता है अमेरिका, वाह मजा आ गई भाई, एक और वॉर, चलो चलो तिजोरियां भरना शुरू करो।
तो ये चीज़ है भाई। इजराइल हमास में क्या हुआ है, जब वॉर को रुक जाना चाहिए था, इतना लंबा चलना ही नहीं चाहिए था। रशिया यूक्रेन में भी यही है, लेकिन कोई झुकने को तैयार ही नहीं है, कोई झुकने को तैयार नहीं। और देखिए सही बात है, अपनी ज़मीन हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन अब क्या करें, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और ये अमेरिका नहीं चाहता है। इजराइल जो कर रहा है, आप आतंकियों को मारो, आप सिविलियंस को मार रहे हो, घर में घुस के मार रहे हो, कुछ भी उड़ा दे रहे हो, लेकिन अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। अब भूल जाइए कि वो रुकेगा, रेजोल्यूशन साले फेल हो चुके हैं, अब सिर्फ युद्ध होगा। और जो हो रहा है, यमन ने, हुतीज ने हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे मारी है इजराइल में, तेल अवीव में। आयरन डोम है, लेकिन वो पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। हिजबुल्ला ने भी यही किया, अभी बहुत 700 लोग के करीब वहां लेबनान में मरे हैं, तो हिजबुल्ला भी यही ट्राई करेगा। तो अब ये ऑल आउट वॉर है। ईरान के लीडर को अपनी जान बचानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कहो ईरान के लीडर को मार दे, कोई भी, आप एकदम भी अचंभित मत होइएगा अगर एक हफ्ते में खबर आ जाए कि अली खोमेनी भी निपटा दिए गए, है ना। तो कुछ इस तरीके इजराइल है कि हम घुस जाएंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारा। और इसका नतीजा क्या होगा, ऑयल प्राइसेस 110% बढ़ेंगे अगर ये वॉर हुई ग्लोबल, जो कि हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अब यहां पे ईरान कूदेगा, हुतीज और हिजबुल्ला कूद ही गए हैं, ठीक है, इजराइल है, तो दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। तो अब आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि सीधा एक बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई है। अब ये कल परसों तक तस्वीरें और ज्यादा साफ होगी। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।